नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसका असर अमेरिका के अंदर जिस तरह से दिख रहा है वो बड़ा जबरदस्त है। अगर मार्केट की बात करें तो मैंने बताया ही है कि डाउ जोन्स अपने 2026 के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है और कल के कल अमेरिका के बाजार में जिस तरह की मंदी आई, जिस तरह से बाजार गिरा है, उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी दिखा है। आज जब इंडिया का मार्केट खुला तो वहां भी जबरदस्त गिरावट देखी गई। ये तो एक असर है, तेल की प्राइस, गैस की प्राइस, ये तो एक असर है जो सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका की जो सत्ता है, अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है, उसके अंदर एक जबरदस्त खलबली मची हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो केंट के इस्तीफे के बाद से तमाशा मचा हुआ है। तुलसी गबार्ड के अंडर में एक तरह से काम करते थे, उन्हीं के टीम का हिस्सा थे जो केंट। तुलसी गबार्ड ट्रंप की सबसे करीबी लोगों में एक जमाने में मानी जाती थी, अभी उनके बीच में थोड़ी दरार सी दिख रही है। तुलसी गबार्ड सीनेट में थी और सीनेट में उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आपने ट्रंप को यह बताया था कि ईरान से अभी कोई खतरा नहीं है। इस सवाल का जवाब हां या नहीं में देने के बजाय वो टाल गई। उन्होंने ना यह कहा कि ईरान से सीधा खतरा था यूएसए को, और ना ही यह कहा कि नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? ट्रंप की टीम है, ट्रंप लगातार कह रहा है, जो केंट के इस्तीफे के बाद भी ट्रंप ने यही कहा कि असल में ईरान से हमको सीधा खतरा था, यूएस को डेंजर था ईरान से। अब आपने ईरान से वार शुरू किया है तो आपको यह कहना पड़ेगा कि आपको खतरा था। आप यह नहीं कह सकते कि खतरा इजराइल को था और आप बीच में कूद गए और आपके देश की जबरदस्त तबाही शुरू हो गई। इसलिए ट्रंप लगातार यह बात कह रहा है कि ईरान से उसको सीधा खतरा था। अब तुलसी गबार्ड उसकी टीम में है और सिर्फ टीम में नहीं है, इंटेलिजेंस की हेड है, एक बेहद इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठी हुई हैं। उस पोजीशन पर बैठकर उनसे उम्मीद की जाती है कि वो वही कहें जो ट्रंप कह रहा है, यानी वो कहें कि ईरान से सीधा खतरा था। लेकिन उन्हीं की टीम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे जो केंट, उन्होंने कहा हमें ईरान से कोई खतरा नहीं था। और तुलसी गबार्ड भी ये कहने से इंकार कर रही हैं कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप के खिलाफ या ट्रंप प्रशासन के अंदर आप ये कहिए कि दरारें दिखनी बिल्कुल साफ हो गई हैं। मैं बार बार इस बात को याद दिला रहा हूं कि अमेरिका के अंदर होने हैं इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, और उन इलेक्शंस में ट्रंप की रेटिंग जिस तरह से गिर रही है, आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की रेटिंग उस तरह से नीचे नहीं गिरी थी। तमाम लोग जो मागा के लोग थे वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। और अगर इसको समझना है तो एक वीडियो देखना चाहिए। अक्सर एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देखने को आपको नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जाइए टीसीएन ढूंढिए, हमारा द क्रेडिबल न्यूज है, वो टकर कार्लसन न्यूज है, टीसीएन ढूंढिए और वहां पर 2 घंटे का इंटरव्यू है जो केंट के साथ टकर कार्लसन का। इस इंटरव्यू में टकर ने एक से एक सवाल पूछे हैं। टकर वही है जिसने माइकल हक्काबी से सवाल किया था और माइकल हक्काबी ने कह दिया था कि अगर इजराइल पूरे अरब वर्ल्ड पर कब्जा कर ले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पत्रकार हैं टकर कार्लसन, और यह भी बता दूं कि टकर कार्लसन मागा टीम में थे, यानी ट्रंप का जबरदस्त प्रचार किया था टकर कार्लसन ने। यहां तक कहा जाता है कि एक जमाने में इजराइल के बेहद करीबी थे, लेकिन अब टकर कार्लसन लगातार इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। और यह जो बातचीत है वो तो और खतरनाक है। जो केंट ने इस बातचीत में कहा है कि चार्ल्स कर्क, जिसकी हत्या हुई थी, जो मागा था और जो ट्रंप के बेहद बेहद करीब था, उसकी जो हत्या हुई थी, उस हत्या से पहले केंट के साथ जो उसकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में उसने कहा था कि ट्रंप को समझाओ कि वो ईरान पर हमला ना करे। यानी ईरान पर हमले की प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही थी और इजराइल ट्रंप को उकसा रहा था कि कैसे भी ईरान पर हमला करो। चार्ली कर्क को जब इसका पता चला, उसने इसका विरोध किया और इसकी वजह से उसको मरवा दिया गया। यानी इस बात पर तो कोई शक अब नहीं रह गया कि चार्ली कर्क को किसने मरवाया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो केंट आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल के जो एजेंट अमेरिका में काम कर रहे हैं और जो अपने हिसाब से ट्रंप को लगातार चला रहे हैं, वो इजराइल की मुखालिफत करने वाले या ऐसे कहिए अमेरिका का भला सोचने वालों की हत्या तक करवा रहे हैं। इसके अलावा जब ईरान के बारे में पूछा गया कि क्या ईरान एटॉमिक बम बना रहा था, तो भी क्लियर कहा बिल्कुल जो केंट ने कि नहीं। 2004 में उनके यहां फैसला हुआ था
इस बात का फैसला हुआ था कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। शिया फिलॉसफी के हिसाब से एटम बम बनाना गलत था और तब से लेकर अब तक उन्होंने एटम बम बनाने की कोशिश नहीं की है। यह बात जो केंट कह रहा है, जो खुद उस इलाके में काम कर चुका है, जो CIA रहा है, जिसने बाकी ईरान के खिलाफ दुनिया भर के अभियानों में हिस्सा लिया है, जो मागा का हिस्सा था, जो ट्रंप का बेहद करीबी एक जमाने में था, जिसका अपॉइंटमेंट करते समय ट्रंप बेहद खुश थे। और अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इनके बाद, जो केंट के बाद, तुलसी गबार्ड भी इस्तीफा देने वाली हैं? अगर तुलसी गबार्ड इस्तीफा देती हैं तो यह समझिए कि मागा में ऐसी दरार पड़ी है कि अब ट्रंप के लिए गद्दी पर बने रह पाना आसान काम नहीं होगा, खास तौर पे तब जब इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वांस, वो लगातार गायब हैं। उनके बारे में अब क्लियर होता जा रहा है कि वो ईरान वार के खिलाफ है। यही नहीं, सीनेट के अंदर लगातार यह सवाल उठ रहा है, इंपीच करने की बात चल रही है और ट्रंप की कुर्सी डगमगा रही है। और कल जो हुआ है, ईरान में जिस तरह से गैस सेंटर पर हमला किया गया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरबिया, जॉर्डन सब पर जबरदस्त हमला किया है। और कतर में जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस का बेस है, जहां से सबसे ज्यादा गैस जिन देशों को मिलती है, उसमें हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा गैस चाइना खरीदता है, दूसरे नंबर पर भारत जहां से गैस खरीदता है। और भारत में गैस संकट पहले से ही शुरू हो चुका है। तो जो सारी दुनिया को हिला देने वाला काम कल हुआ है, उसके लिए सीधे सीधे इजराइल जिम्मेदार है। इसीलिए मैंने आपको बहुत क्लियर इस बात को बताया था कि यह जो पूरा तमाशा हुआ है, जिसके बाद ट्रंप अब कह रहा है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया था, इजराइल ने अपने आप हमला कर दिया, आगे इजराइल हमला नहीं करेगा, जिसमें ट्रंप पहली बार झुकता हुआ नजर आ रहा है, वो सारा का सारा इजराइल का खेल है। देखिए, इसको समझिए। इजराइल किसी भी हाल में इस जंग को जारी रखना चाहता है। वो जानता है कि ईरान पर जीत पॉसिबल नहीं है, लेकिन जंग जितनी लंबी चलेगी, ईरान में तबाही उतनी ज्यादा होगी, उतने लोग मारे जाएंगे, उतने सेंटर्स टूटेंगे, उतनी सिविलियन तबाही होगी और ईरान को दोबारा मजबूत होने में लंबा समय लगेगा, नंबर 1। दूसरा, जब तक ईरान खुद जंग में फंसा रहेगा, वो जो उसके साथी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूथी हो या हमास हो, उनको मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद जंग में फंसा हुआ है। इसलिए इजराइल कैसे भी इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। कल वाली बातचीत में जो केंट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उसने कहा कि अली लारिजानी उन लोगों में से थे जो पीस की बात चला रहे थे, जो चाहते थे जंग अगर रुकती है हमारी शर्तों पर ही तो जंग रुक जाए। और इसीलिए अली लारिजानी को मार दिया गया ताकि वहां पे और ज्यादा कट्टरपंथी लोग सत्ता में आए और पीस की बात ना हो सके, शांति की बात ना हो सके। कतर को लेकर उन्होंने कहा कि कतर के गैस पर उसने हमला इसलिए करवाया, जानबूझ के ईरान की गैस सेंटर पर हमला किया और कतर पे हमला इसलिए करवाया क्योंकि कतर की जो गैस है उससे पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस थी वो स्टेबल हो सकती थी। वो इतनी ज्यादा गैस है कि पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकती थी। अब जब वहां पर हमला हो गया, कतर ने गैस सप्लाई करना बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगी बल्कि डीस्टेबल होंगी। पूरी दुनिया की मार्केट में उथल पुथल होगी, जो कल अमेरिका में और आज भारत और दुनिया भर में देखा जा रहा है कि सारी मार्केट गड्ढे की तरफ जा रही। जो केंट का कहना है कि यह सब इजराइल ने जानबूझकर करवाया है ताकि दुनिया में हलचल बनी रहे, उथल पुथल बनी रहे और दुनिया के और मुल्क इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराकर ईरान के खिलाफ आए। हालांकि अभी तक की खबर यह है कि दुनिया का एक भी इंपॉर्टेंट मुल्क अमेरिका और इजराइल की इस लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं है, लेकिन मार्केट में हलचल तो है ही। अली लारिजानी को मारे जाने के बाद शांति की उम्मीद और कम तो हुई है। हालांकि खबर यह है कि अमेरिका ने तीसरी बार यह मैसेज भिजवाया है कि भैया आओ शांति वार्ता कर लेते हैं, आओ सीज फायर का रास्ता तलाशते हैं। जब जो केंट से पूछा गया कि क्या सीज फायर हो सकता है या आगे क्या हो सकता है, क्या रास्ता होना चाहिए, तो उसने कहा ट्रंप को इजराइल को साफ साफ कह देना चाहिए कि तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, या तो यह लड़ाई खत्म करो। तुम्हारा डिफेंस तक ठीक है, लेकिन जो ऑफेंस करते हो, कभी इस पे अटैक करते हो, कभी उस पे अटैक करते हो, अब इस चीज को बंद करो, अपने मुल्क के अंदर रहो और नई नई जंगों में हमको फंसाना बंद करो। यह कहना चाहिए ट्रंप को, और ट्रंप को अपनी सेना धीरे धीरे वहां से बुला लेनी चाहिए। और अगर इजराइल नहीं मानता है, इसके बावजूद हमले करता है, तो अमेरिका को उसकी मदद करनी बंद करनी चाहिए, हथियार और पैसा देना बंद करना चाहिए और जो एयर डिफेंस सिस्टम देता है उसको भी धीरे धीरे कम करना चाहिए।
ये जो कैंट कह रहा है, जो एक जमाने में इजराइल का समर्थक था, जो मागा था, जो सीआईए था, जो ट्रंप का बेहद करीबी था। और जब जो कैंट कह रहा है तो आप ये समझ लीजिए अकेला जो कैंट नहीं कह रहा है, ये शायद तुलसी गबार्ड भी कह रही है, ये शायद ट्रंप के ढेर सारे करीबी कह रहे हैं। एक और बात उसने कही जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार बातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनके मानी बहुत बड़े होते हैं। उसने कहा एक नई डिप्लोमेटिक टीम बनानी चाहिए, यानी हक्काबी, विटकॉफ और कुशनेर, जिनके बारे में ब्रिटेन के जो पावेल साहब हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि ये इजराइल के एजेंट हैं, इजराइल के एसेट्स हैं। हम यही समझ रहे थे कि ये इजराइल की तरफ से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह से सीज फायर की बातचीत नहीं चाहते थे। इनको हटाने की बात कर रहा है जो कैंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इशारा कर रहा है कि ट्रंप के आसपास जितना करीबी लोग हैं जो इजराइल और मिडिल ईस्ट को डील कर रहे हैं, वो सब इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, वो इजराइल और मोसाद के एजेंट्स हैं। उनको बाहर करके ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है जो अमेरिका फर्स्ट के लिए काम करें, जो अमेरिका के लिए काम करें, इजराइल के लिए काम ना करें। तो यहां बम गिरा, वहां बम गिरा, वो बातें तो हम कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। इनका नुकसान हुआ, अरब मुल्कों ने ये कहा, टर्की ने ये कहा, इजराइल ने ये कहा, ईरान ने ये कहा, ये बातें तो हो ही रही हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है और उसमें भी ट्रंप के कैंप के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसका मानी बहुत सीधा है कि ट्रंप के भीतर के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इजराइल की वजह से अमेरिका खत्म हो सकता है, इसलिए इजराइल की मदद को लिमिट करना चाहिए। इजराइल के कहे पर चलने की जगह अपना फायदा जिसमें हो वो नीतियां अपनानी चाहिए। ये लगातार ट्रंप कैंप के अंदर बात मजबूत हो रही है और ये बात अगर मजबूत होती है तो आप समझिए जितनी बिल्डिंगें गिर जाएं, बिल्डिंगें इजराइल में भी कम नहीं गिर रही हैं, तबाहियां इजराइल में भी कम नहीं हो रही हैं। लेकिन ये समझिए कि जितना भी ये सब कुछ हो जाए, अगर इन सब से हासिल ये हो कि इजराइल की हर बात में अमेरिका आंख मूंद कर टांग डालना बंद कर दे या ट्रंप जैसे को कुर्सी छोड़ना पड़े, तो ये अपने आप में ईरान की एक बहुत बड़ी जीत होगी। इसलिए नजर बनाए रखिए, मैं तो लगातार अपडेट करता ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।